हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी एनसीईआरटी की बुक क्लास 8। इससे पहले हमने क्लास 6 और क्लास 7 जो है उसके सारे चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। जिसने भी नहीं देखी है वो लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो हम लोग क्लास 8 के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे जो इस समय जानना आप लोग के लिए ज़रूरी है, तो उसे ही हम कंटिन्यू रखेंगे। तो जो भी चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम खनिज पढ़ेंगे। अब खनिज में हम हर कुछ नहीं पढ़ेंगे, अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम समझेंगे जो इस वक्त जानना जरूरी है। क्लियर है? तो खनिज, तो सबसे पहले खनिज है क्या? तो खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ है जो खान से खोद कर निकाला जाता है। क्या होता है? खनिज एक भौतिक पदार्थ है, ऐसे भौतिक पदार्थ जिसे खानों से खोद के निकाला जाता है। यानी आप लोगों ने बहुत जगह देखा होंगे कि खुदाई के काम चल रहे हैं, है ना। खुदाई के काम चल रहे हैं, क्यों? तो खनिजों के निकालने के लिए। जैसे कोयला, लोहा, आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह खुदाई के काम हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं? हर जगह से घरों को हटाया जा रहा है। बहुत जगह पे बंगाल में क्या हो रहा है कि घरों को हटाया जा रहा है। क्यों? उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। किस लिए? तो वहाँ खुदाई के लिए ताकि खुदाई के द्वारा उन खनिज पदार्थ को निकाला जा सके, यानी कोयला निकाला जा सके। इसलिए उन सभी जगहों को खाली कराया जाता है। तो खनिज को क्या होता है? खान से खोद कर निकाला जाता है। जैसे हो गया आपका लोहा, हो गया आपका कोयला, हो गया बॉक्साइड, हो गया जस्ता, हो गया चूना पत्थर हुआ। इन सभी चीज़ों को खुदाई के द्वारा निकाला जाता है। क्लियर है? इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टानों और प्रॉपर्टी पर सभी जगह फैले होते हैं। ये खनिज कहाँ होते हैं? चट्टानों पे हो गए, पृथ्वी पे, भूपर्टी पे, जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है भूपर्टी, उस पे कई जगह जो है वो खनिज मिलते हैं। यानी आप कहीं भी खुदाई करो कोई जगह पे तो आपको वहां से कुछ ना कुछ खनिज पदार्थ मिलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पे खनिज को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से है? कौन कौन से? एक होते हैं धात्विक खनिज और एक होते हैं अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज जो है वो धातु अंश में पाया जाता है। धात्विक खनिज में क्या होता है? तो धात्विक खनिज में धातु अंश पाया जाता है। ये ताप एवं विद्युत का सुचालक होता है। आपका जो धात्विक होता है ये ताप और विद्युत का सुचालक होता है। खनिज खानों से निकाले जाने पर इसमें कई सारी अशुद्धियां होती है। जब ये खानों से निकाली जाती है तो इसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है। तो खनिज जो होता है उसको पिघलाने पर धातु प्राप्त होता है। जब खनिज को पिघलाया जाता है तो क्या होता है? तो उससे धातु प्राप्त होता है। अब देखिए अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज क्या है? इसमें आपका जो धात्विक खनिज है इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, लोहा अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज, ये आपका धात्विक खनिज का उदाहरण है। अब है अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज क्या है? तो इसमें धातु नहीं होती है। अधात्विक ही मतलब नाम से ही आप लोग समझ जाइए, अधात्विक मतलब होता है कि इसमें धातु होती ही नहीं है। जैसे चूना पत्थर, अवरख, जिप्सम। अब जिप्सम क्या है? इसे हरसोड भी कहते हैं। जिप्सम को हरसोड भी कहते हैं। एक तहदार खनिज है जिसे सेलेनाइट भी कहते हैं। ये एक क्या है? एक तहदार खनिज है जिसे सेलेनाइट भी कहते हैं। किनको सेलेनाइट कहते हैं? तो जिप्सम को कहते हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। अब आपका जो खनिज ईंधन है जैसे कोयला हो गया, आपका पेट्रोलियम हो गया, ये भी आपका अधात्विक खनिज है। ये अधात्विक खनिज है। आपका कोयला और पेट्रोलियम जो है ये अधात्विक खनिज है। तो यहाँ तक क्लियर है? धात्विक खनिज जो है वो क्या है? धातु के अंश पाए जाते हैं। इसमें ताप विद्युत का सुचालक होता है। खनिज खानों से निकालने पर इसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है। खनिजों को पिघलाने पर धातु प्राप्त होता है। अब अधात्विक में क्या होता है? इसमें धातु ही नहीं होती है। इसमें तो धातु प्राप्त होता है खनिज को पिघलाने पे, और अधात्विक में इसमें धातु ही नहीं होता है। जैसे आपका चूना पत्थर हो गया, अवरख हो गया, जिप्सम हो गया, और खनिज ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम, ये भी आपका अधात्विक खनिज है। क्लियर है?
तो आप लोग इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे धात्विक का एग्जाम्पल क्या है, धात्विक होता क्या है और अधात्विक क्या है, इन चीज़ों को कुछ कुछ माइंड में बस सेट रखिएगा। अधात्विक तो आपको नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि जिसमें धातु होता ही नहीं है। अधात्विक यानी धातु नहीं है, ठीक है, और धात्विक यानी कि उसमें धातु है। तो एग्जाम्पल जो है इसके उन्हें याद रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, धात्विक जो होता है, अब धात्विक में क्या होता है, तो धात्विक खनिज लोह अथवा अलोह हो सकते हैं। धात्विक खनिज क्या हो सकता है, ये लोह भी हो सकते हैं और अलोह भी हो सकते हैं। तो ये है क्या, उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले लोह खनिज जैसे लोहा अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइड में लोहा होता है। किसमें लोहा होता है, मैग्नीज और क्रोमाइड में लोहा होता है। और अलोह खनिज मतलब साफ पता चल रहा है नाम से, अलोह मतलब लोहा है ही नहीं, यानी अलोह खनिज में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा हो सकती है। अलोह में क्या है, आपका सोना चांदी है, तांबा सीसा ये सब है, और आपका लोह खनिज में क्या है, तो मैग्नीज और क्रोमाइड है। क्लियर है? बस इतना याद रखिएगा, लोह खनिज में आपका मैग्नीज क्रोमाइड आता है और अलोह खनिज में आपका सोना चांदी सीसा तांबा ये सब आता है। क्लियर है? नेक्स्ट है, खनिज को खनन, प्रवेधन और आखनन द्वारा निष्कासित किया जाता है। खनिज का निष्कर्षण, खनन, प्रवेधन और आखनन। अब खनन में दो भाग होते हैं, एक होते हैं विपरीत खनन, एक होते हैं कुपकी खनन। विपरीत खनन और कुपकी खनन। तो खनन क्या है, तो खनन जो है पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है वो होती है खनन। यानी खुदाई के द्वारा आप लोगों ने देखा है पृथ्वी के अंदर जो दबी हुई खनिज होती है, जो सेल के अंदर दबी हुई खनिजें होती है, उन्हें बाहर निकाला जाता है, उसे ही खनन कहते हैं। क्लियर है? अब विपरीत खनन, यानी खनन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं विपरीत खनन, एक होते हैं कुपकी खनन। तो विपरीत खनन जो है ये क्या है, तो खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठ स्तर को हटाकर निकाले जा सकते हैं। यानी जो खनिज कम गहराई में, अब सारे खनिज तो आपके पूरी गहराई में तो होते नहीं है, कुछ खनिज ऐसे भी होते हैं जो आपके ऊपर ही होते हैं, थोड़े से हटाने पे आपको वो खनिज जो है वो मिल जाते हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं होते हैं। तो जो खनिज कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठ स्तर को हटा के निकाले जा सकते हैं, उसे विपरीत खनन जो है कहते हैं। अब कुपकी खनन क्या है, तो विपरीत खनन कम गहराई में, यानी ठीक इसके अपोजिट होगा क्या, आपका कुपकी खनन, यानी अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए जो खुदाई होती है उसे कुपकी खनन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट प्रवेधन। अब जो प्रवेधन है वो क्या है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। अब क्या होता है, जो पेट्रोलियम होते हैं, जो प्राकृतिक गैस होते हैं, वो धरातल के बहुत ही नीचे पाए जाते हैं। अब ये सब चीज़ तो आपके धरातल के ऊपर तो होते नहीं है, या फिर ऐसा भी नहीं है जो कम खुदाई करे और ये सब चीज़ मिल जाए, आपको ये खनिज मिल जाए, ऐसा भी नहीं है। इन सब के लिए क्या करना पड़ता है, इसे गहन खुदाई की जरूरत पड़ती है, गहन कूपों की खुदाई की जरूरत पड़ती है। यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए क्या होता है, गहन कूपों की खुदाई की जाती है, उसे कहते हैं प्रवेधन, जिसमें गहन कूपों की खुदाई की जाती है, यानी गहन खुदाई की जाती है, ज़्यादा खुदाई की जरूरत पड़ती है, वो होती है प्रवेधन। अब आखन क्या होता है, तो आखन सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है। अब सतह के निकट स्थित खनिज जो होते हैं, यानी जिसमें ज़्यादा खुदाई की जरूरत नहीं है, उसे आसानी से थोड़ी सी खुदाई के द्वारा निकाला जा सकता है, उसे आखनन कहते हैं। अब सेल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। सेल क्या है, तो सेल जो है वो खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। अब जो सेल होता है, सेल में तांबा होने पर सेल का रंग कैसा दिखता है, तो ये नीला प्रतीत होता है। अगर सेल में आपका तांबा रहे, सेल में
तांबा होने पे सेल का रंग जो होता है वो कैसा दिखता है, वो नीला प्रतीत होता है। ध्यान रखिएगा, जब भी सेल में तांबा होता है तो उसका रंग जो है वो नीला प्रतीत होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब जो खनिज होते हैं वो विभिन्न प्रकार के सेलों में पाए जाते हैं, जैसे अग्नेय सेल हो गया, आपका अवसादीय सेल हो गया, कायांतरित सेल हो गया। इन सब सेलों में आपके खनिज पाए जाते हैं। अब इन सब चीज़ों के बारे में आपका अगले अग्नेय सेल, कायांतरित सेल, अवसादी सेल, ये सब जो है आप लोग की पहली क्लास में हो चुकी है। जिसने भी नहीं देखी है वो लोग देख लीजिएगा। तो आध्यात्मिक जो खनिज होता है आपका, वो अग्नेय और कायांतरित सेल समूह जिनमें विशाल पठार का निर्माण होता है पाए जाते हैं। आपके आध्यात्मिक खनिज जो है वो अग्नेय और कायांतरित सेल में पाए जाते हैं। आध्यात्मिक जो है आपका वो अग्नेय और कायांतरित सेल में पाए जाते हैं। क्लियर है? लोहा जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो भारत के उच्च कोटि के लौह अयस्क का निक्षेप जो है वो भारत जो है ये उच्च कोटि के लौह अयस्क का निक्षेप है। यह खनिज मुख्यतः झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में पाया जाता है। आपका लोहा कहाँ पाया जाता है, तो भारत जो है ये इसकी उच्च कोटि लौह अयस्क निक्षेप है, यानी सबसे ज्यादा लौह अयस्क का निक्षेप होता है। यहाँ खनिज जो है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आपके झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में पाए जाते हैं। इन जगहों को ध्यान रखिएगा। जब भी लोहा पूछे कहाँ पे है, तो आपके ऑप्शन में इस जगह ही रहेगा, जगह के नाम ही रहेंगे, तो इन सभी जगहों को याद रखिएगा। बॉक्साइट, अब ये कहाँ पाया जाता है, तो इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र जो है, बॉक्साइट के मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से है, तो झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु है। यहाँ पे आपके बॉक्साइट जो है इसका उत्पादक क्षेत्र है, मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। अवरक जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत विश्व में अवरक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यात है। भारत जो है वो अवरक का सबसे ज़्यादा उत्पादक भी करता है और सबसे ज़्यादा निर्यात भी करता है। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अवरक का जो सबसे ज़्यादा उत्पादक और सबसे ज़्यादा निर्यात जो है विश्व में अवरक का, मतलब विश्व में अवरक का सबसे ज्यादा उत्पादक और सबसे ज्यादा निर्यात जो है वो भारत में होता है। क्लियर है? तांबा, अब ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में आपके पाए जाते हैं। मैग्नीज कहाँ कहाँ, तो ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। चूना पत्थर, तो चूना पत्थर जो है ये बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु में, इन सभी जगहों पे आपके चूना पत्थर जो है वो पाए जाते हैं। क्लियर है? तो इन सभी चीज़ों में आप जगह का नाम जो है उसे याद रखिएगा। और ये चीज़ याद रखिएगा कि अवरक जो है वो विश्व में अवरक का सबसे ज़्यादा उत्पादन और सबसे ज़्यादा निर्यात जो होता है वो कहाँ होता है, तो वो भारत में होता है। क्लियर है? नेक्स्ट थोड़ा सा देख लीजिए ऊर्जा के बारे में, परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा। तो जो परंपरागत ऊर्जा है आसान तरीके से हम इसे समझ लेते हैं। इससे ये जो है आपका परंपरागत ऊर्जा के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। तो आपके इस खनिज में कुछ पॉइंट्स जो है वो ऊर्जा के भी दिए हुए थे, तो उसे थोड़ा देख लेते हैं। तो परंपरागत ऊर्जा क्या है? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जो है वो वे है जो लंबे समय से समान उपयोग में लाए जा रहे हैं। लंबे समय से उसे क्या हो रहा है, उपयोग में लाया जा रहा है। यानी कि उपयोग में लाया जा रहा है मतलब कि उसके खत्म होने की भी उम्मीद है, कि हो सकता है उपयोग करते करते उसके खत्म भी हो सकती है। जैसे आपका ईंधन हो गया, आपका जीवाश्मी ईंधन हो गया, ये क्या है, ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। क्लियर है? तो आपका ईंधन में जैसे जलाओ लकड़ी, आपका जलाओ लकड़ी जो है आप क्या कर सकते हैं, लकड़ी को कितना जलाओगे, जब तक आपको मिल रही है। एक समय आएगा कि हो सकता है वो ना मिले, यानी लंबे समय से आप उसका क्या कर रहे हो, उपयोग कर रहे हो। तो जलाओ लकड़ी जो है वो आपका परंपरागत ऊर्जा हो गया। आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सब जो है आपका, ये सब आपका परंपरागत ऊर्जा है। गैर परंपरागत ऊर्जा, अब ये क्या है, ये तो है यानी जो लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं, जो खत्म भी हो सकते हैं। लेकिन गैर परंपरागत ऊर्जा क्या है, जो कभी खत्म नहीं हो सकते।
इनका चांस है, आपका परंपरागत ऊर्जा का चांस है खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप लंबे समय से इनका क्या कर रहे हो, उपयोग कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो ये खत्म हो सकती है। लेकिन गैर परंपरागत ऊर्जा जो है ये लंबे समय से, यानी कि ये कभी खत्म ही नहीं होगी। जैसे अब आपकी इसमें खत्म क्या नहीं होगी, तो आपकी सौर ऊर्जा ये कभी खत्म हो सकती है, नहीं हो सकती है। लाइफ है तब तक तो ये सौर ऊर्जा जो है ये आपको मिलने वाली है, ये कभी खत्म नहीं होगी। पवन ऊर्जा ये भी कभी खत्म नहीं हो सकती है। ज्वार ऊर्जा ये भी कभी खत्म नहीं हो सकती है। तो ये सब जो है जो कभी खत्म नहीं हो सकती है वो आपकी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी देख लीजिए कि विश्व का पहला ज्वार ऊर्जा स्टेशन, ज्वार ऊर्जा जो है आपका गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो विश्व का पहला ज्वार ऊर्जा स्टेशन जो है वो कहाँ बनाया गया था, तो वो फ्रांस में बनाया गया था। क्लियर है, इन चीज को ध्यान रखिएगा कि विश्व का पहला ज्वार ऊर्जा स्टेशन अगर पूछा जाए कहाँ है या कहाँ बनाया गया, तो वो फ्रांस में बनाया गया था। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि तबीयत कुछ दिनों से सही नहीं चल रहा है, तो ज़्यादा समय तक आप लोग की क्लास में नहीं ले पा रही हूँ। तो नेक्स्ट आगे कंटिन्यू रखेंगे ऐसे ही, आज जल्दी छोड़ देते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।